हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सामीन। मैं प्रीत एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आज कहानियों के गुलदस्ते में से एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल। एक ऐसी कहानी जिसको पढ़ा जब मैंने एकदम से डिसाइड कर लिया कि इसको अपने तक नहीं रखना है, आप तक भी पहुँचाना है। इस कहानी को लिखा है अमृता प्रीतम ने और इस कहानी का टाइटल है कर्मा वाली। तो चलें, बिना वक्त गवाए आगाज करते हैं आज की कहानी का, कर्मावाली का। कौशल्या नदी देखने की सनक मुझे उस दिन चंडीगढ़ से फिर एक गांव में ले गई थी। वहां ना एक तंदूर था। तंदूर अच्छा लिपा पुता और अंदर से खुला था, और भीतर की ओर एक तरफ जो 6-7 खाली बोरियां तानकर जो पर्दा कर रखा था, उसके पीछे पड़ी 3 खाटों के पाए बताते थे कि तंदूर वाले के बाल बच्चे और औरत भी वहीं रहते थे। मुझे लगा इतना बड़ा कोई खतरा नहीं था। वहां पर औरत की रिहाइश थी, इज्जत की रिहाइश थी। किसी औरत ने टाट का कांटा मोड़ा, बाहर की ओर झांक कर देखा और फिर बाहर आकर मेरे पास खड़ी हो गई। बीबी, तूने मुझे नहीं पहचाना? नहीं तो। वो एक सादी सी जवान औरत थी। मैं उसके मुंह की ओर देखती रही, पर मुझे कोई भूली बिसरी बात भी याद नहीं आई। मैंने तो तुझे पहचान लिया है बीबी। पिछले साल, ना सच, उसके भी पिछले साल तू यहाँ आई थी ना? आई तो थी। सामने मैदान में एक बारात उतरी थी ना? हाँ हाँ, मुझे वो तो याद है। हाँ, वहां तूने मुझे डोली में बैठी को रुपया दिया था। बात याद आ गई। 2 साल पहले मैं चंडीगढ़ गई थी और वहीं हम 3-4 लेखक कौशल्या नदी देखने के लिए चंडीगढ़ से इस गांव में आए थे। और फिर सामने तब मैदान में डोली उतरी थी। डोली किसी पिछले गांव से आई थी, उसे आगे जाना था और रास्ते में मामा ने स्वागत किया था। और तब मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि रुको, अब मैं नई दुल्हन का मुंह देखाऊं। तो देखते ही देखते मैं बिना रोके खुद को एक मुस्कुराहट लिए उस डोली के पास चली गई थी। डोली का पर्दा एक तरफ से उठा हुआ था। मैंने वहां पास में बैठी औरत से पूछा, मैं दुल्हन का मुंह देख लूं? बीबी जी, सदके देख, हमारी लड़की तो हाथ लगाए मैली होती है। और सचमुच लड़की की श्रृंगारपुरी नथ में जो मुस्कुराहट का मोती चमक रहा था, उसका रंग झलना कोई अरे आसान हाँ। नहीं था। 2 साल पहले की तो बात थी, मुझे पूरी बात याद आ गई। तू वो डोली वाली लड़की? हाँ बीबी। जाने किस घटना ने उसे 2 बरसों में लड़की से औरत बना दिया था। बीबी, मैंने ना तेरी तस्वीर अखबार में देखी थी। एक बार नहीं, 2 बार। यहाँ भी कितने लोग आते हैं जिनके पास अखबार होता है, कहीं तो रोटी खाते खाते यहीं पर छोड़ जाते हैं। अच्छा, सच? और फिर तूने मुझे पहचान लिया? मैंने उसी वक्त पहचान लिया था। पर बीबी, वो तेरी तस्वीर क्यों छापते हैं? मुझे जल्दी कोई जवाब ही नहीं बन पड़ा। ऐसा सवाल पहले कभी किसी ने नहीं पूछा था। कुछ शर्माते हुए मैंने कहा, मैं कविताएं कहानियां लिखती हूं ना। कहानियां? बीबी, क्या ये जो कहानियां तू लिखती है वो सच्ची होती हैं या झूठी? कहानियां तो सच्ची होती हैं, वैसे नाम झूठी होते हैं ताकि पहचाने ना जाएं। सुन ना बीबी, तू मेरी कहानी लिख सकती है? हाँ, अगर तू कहे तो ज़रूर लिखूंगी। मेरा नाम कर्मा वाली है। मेरा तो चाहे नाम भी तू झूठा ना लिखना, मैं कोई झूठ थोड़े ना बोलूंगी, मैं तो सच ही कहती हूँ। पर मेरी बात कोई सुने तब ना, कोई भी नहीं सुनता। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे टाट के पीछे खाट पर ले गई। जब मेरी शादी होनी थी ना बीबी, मेरे ससुराल से ना 2 जन मेरा नाप लेने आई थी। उनमें से एक लड़की मेरी उम्र की थी, बिल्कुल मेरी जितनी। वो किसी दूर के रिश्तेदार से मेरी ननद लगती थी। मेरी सलवार कमीज नापने लगी और बिल्कुल मेरा ही नाप था। तो कहने लगी, भाभी तू तो चिंता ना करना, वो जो भी मैं कपड़े सीऊंगी ना, बिल्कुल तेरे पूरे आएंगे। और सचमुच वरी के जितने भी कपड़े थे मुझे खूब अच्छी तरह से आए। वही ननद मेरे पास कितने महीने रही और बाद में मेरे कपड़े वही सीती थी, मेरा चाव भी बड़ा करती थी।
मुझे कहा करती थी, भाभी चाहे मैं 2 महीने के बाद आऊँ चाहे 6 महीने के बाद आऊँ, पर तू किसी और से कपड़ा ना कभी सिलवाना। मुझे भी वैसे वो अच्छी लगती थी, सिर्फ उसकी एक बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। मेरा जो भी वो कपड़ा सीती थी ना, पहले खुद पहन कर देखती थी, कहती थी अरे भाभी तेरा मेरा नाप एक ही तो है, मुझे पूरा आ गया तो तुझे भी आ जाएगा। और सारे कपड़े पहनते समय मेरे मन में आता था, कपड़े भले ही नए हों पर हैं तो उतारे हुए ना। रस्सी के साथ टंगे हुए टाट का पर्दा था, बान की ढीली सी खाट थी, केस भी खस्ता था, लड़की भी अल्लड़ और अनपढ़। पर यह ख्याल कितना नाजुक, कितना मुलायम। मैं चौंक गई। पर बीबी, मैंने अपने मन की बात कभी नहीं कही। मुझे लगा बेचारी का मन ना छोटा हो जाए। फिर मुझे कोई बरस 1.5 बरस बाद पता चला, किसी ने यूं ही बताया कि उसकी और मेरे घर वाले की लगी हुई थी। वैसे दादा पोते के रिश्ते से वो भाई लगता था उसका। किसी ने मुझे ये भी बताया कि थोड़े समय जब वो बाग गोदने लगी थी तो उसे फिट आ गया था। आंसुओं से भीगी कर्मावाली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बीबी, तुम मेरे मन की बात समझ लेना, मुझसे उतार नहीं पहना जाता। मेरी गोटा किनारे वाली शलवारें, मेरी तारों जड़ी चुनरियाँ, मेरे सलमा सितारे वाली कमीज़ें, सब उसका उतार। और मेरे कपड़ों की तरह मेरा घर वाला भी। कर्मावाली की आवाज़ के आगे मेरी कलम झुक गई। कौन लेखक ऐसा फिक्रा लिख देता है। अब बीबी, मैं ना वो सारे कपड़े उतार आई हूँ, अपना घर वाला भी। यहाँ मामा मामी के पास ही रहती हूँ, इनका घर लिपती हूँ, मेज़ धोती हूँ, और पता है मैंने एक मशीन भी रख छोड़ी है, 4 कपड़े भी सी लेती हूँ, रोटी खा लेती हूँ, भले ही खद्दर जुड़े चाहे लट्ठा। मैंने उतार नहीं किसी का पहनना। मेरा मामा सुलह कराने को फिर कह रहा था, मेरे मन की बात ही नहीं समझता। मैं जैसे जी रही हूँ वैसे जी लूँगी, कुछ नहीं चाहती। तो सिर्फ एक बार मेरे मन की बात लिख दे। कर्मावाली के जिस जिस्म के साथ कहानी घटी थी उसे मैंने एक बार अपनी बाहों में भींचा। कितनी मजबूत देह थी, कितना मजबूत मन। बाहर सड़क पर शिमले से आती मोटरें गुजरती थी और जिनकी सवारियां रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई कई बार पल भर के लिए इस दुकान पर चाय के प्याले के लिए रुक जाती थी, या सिगरेट की डिब्बी के लिए, या गर्म तंदूरी रोटी के लिए। वे जिनके पहन रखे रेशमी कपड़े जाने किस किस का उतार थे। और कर्मावाली उनकी मेज़ पोंछती थी, कुर्सियां झाड़ती थी। वो कर्मावाली जिसने एक खद्दर की कमीज पहन रखी थी, जो अपने जिस्म पर किसी का उतार नहीं पहन सकती थी। बीबी, मैंने ना वो जो तूने रुपया दिया था उसे बहुत संभाल कर रखा हुआ है। सचमुच? अब तक? हाँ बीबी, वो रुपया मैंने उस समय अपनी एक साथ खड़ी औरत को पकड़ा दिया था, और फिर दूसरे दिन की बात है, मैंने जब तेरी तस्वीर देखी थी ना, मैंने उसी औरत को बोला कि मेरा रुपया मुझे वापस कर दे। तू बीबी मुझे उस रुपये पर अपना नाम लिख देना, फिर तू जब मेरी कहानी लिखेगी मुझे ज़रूर भेजना। और कर्मावाली ने उठकर खाट के नीचे रखा ट्रंक खोला। ट्रंक में से एक लकड़ी की संदूकची थी। उसने रुपया का तय किया हुआ नोट निकाला। मैं अपना नाम लिख देती हूँ कर्मावाली, मैंने तो जाने कितनी लड़कियों के नोटों पर अपना नाम लिखा होगा, पर पता है आज मेरा दिल क्या करता है? आज मेरा दिल चाहता है तू मेरे नोट पर अपना नाम लिखे, क्योंकि कहानी लिखने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जिसने कहानी अपने जिस्म पर झेली है। मुझे अच्छे से लिखना नहीं आता। कर्मावाली लज्जा सी गई और फिर बोली, मेरा नाम जरूर लिखना कहानी में। हाँ, मैं वही नाम तेरे हाथों लिखा हुआ जो तेरा नाम है अपनी कहानी का नाम रखूंगी। मैंने पर्स में से नोट निकाल लिया और कलम भी। कर्मावालिए, आज तेरी कहानी लिख रही हूँ। वही रुपए के नोट पर लिखा हुआ तेरा नाम आज इस कहानी के माथे पर पवित्र टीके की भांति लग रहा है। ये कहानी तेरा कुछ नहीं संवारेगी, पर यह भरोसा रखना
वे दिल भी इस तेरे टीके को प्रणाम करते हैं, जिनके खून का रंग इस तेरे टीके के रंग से मिलता है। और वे माथे भी एक लज्जा में इसके आगे झुकते हैं, जिन्होंने अपने गलों में जाने किस किस के उतार पहन रखे हैं।